नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीआरटी शिक्षक भर्ती 451 वाली भर्ती के बारे में। तो बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा था कि भर्ती जो एनआईएस डीएलएड है उन अभ्यर्थियों का नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया है, और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है कब से प्रारंभ होगी, यानी नियुक्ति प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। तो इस पर सारी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 451 वाली भर्ती के जो प्रत्यावेदन हैं वो सभी डिस्ट्रिक्टों के आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत से साथियों का कमेंट या मैसेज आ रहा था कि ये भर्ती जो है ये प्रत्यावेदन जो है अन्य डिस्ट्रिक्टों के भी आएंगे क्या। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अन्य डिस्ट्रिक्टों के भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक दो चार दिन में वो लिस्ट भी आने लग जाएंगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है अल्मोड़ा से। तो अब धीरे धीरे सारी लिस्टें निकलनी शुरू हो जाएंगी प्रत्यावेदन वाली, ठीक है। अब प्रत्यावेदन की बात मैं बता दूं, प्रत्यावेदन किन को लगाना है और किन लोगों को नहीं लगाना है, तो ये मैं लिस्ट में जाके बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं जो डीएलएड वालों को लिए क्यों नहीं लिया गया है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं सारी जो पीडीएफ है और एक्सेल की जो लिस्ट है उसमें मैं बता दूंगा कि ओके लिखा हुआ है तो क्यों इस पर लगाना नहीं है आपको, और जिसका ब्लैंक छूटा हुआ है उसको क्या करना है। तो सारी जानकारियाँ आपको वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। तो भर्ती लगभग प्रारंभ हो चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है। क्यों रुकी है इसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। तो एनआईएस डीएलएड का हम बात कर लेते हैं। तो लिस्ट में एनआईएस डीएलएड का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि एनआईएस डीएलएड की हेयरिंग अभी पोस्टपोन कर दी गई है, ठीक है। और नियमावली में कहीं उनका जिक्र ना होने की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनका अभी लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया है। और फिलहाल जब तक उनकी हेयरिंग नहीं होती है, उनकी हेयरिंग की जो डेट है वो 13 जुलाई दे दी गई है। तो 13 जुलाई के बाद ही पता चल पाएगा कि उनका नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, या संशोधित लिस्ट आएगी। तो सारी प्रक्रिया आप 13 जुलाई के बाद ही प्रारंभ हो पाएगी एनआईएस डीएलएड के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी अभी हेयरिंग होनी बाकी है, ठीक। तो अब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब से होगी इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नियुक्ति जो प्रक्रिया होगी वो आपकी एनआईएस डीएलएड की हेयरिंग के बाद ही होगी। तो इससे पता चल जाएगा कि एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना है या नहीं करना है। तो सारे जो निर्णय होगा 13 जुलाई को, तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उनको शामिल करना है, डीएलएड एनआईएस डीएलएड को शामिल करना है या भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने हैं। तो कई सवाल हैं, तो इसके बाद ही आप क्लियर हो पाएगा कि उत्तराखंड की जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है नियुक्ति प्रक्रिया पुनः से प्रारंभ हो पाएगी। 13 जुलाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि अभी जो है इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए कि ये भर्ती स्टार्ट हो ही जाएगी, क्योंकि 13 जुलाई को जो फैसला होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि 13 जुलाई को अगर आखिरी फैसला होता है तो फिर राह साफ हो जाती है। अगर आखिरी फैसला नहीं हो पाएगा, फिर डेट मिलती है, तो फिर देखो क्या होता है। तो इसके बारे में भी सारी चर्चा की जाएगी। चैनल के साथ बने रहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको लिस्ट एक्सेल की जो विभागीय वेबसाइट पर आई हुई। तो एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं। कुछ मित्रों का मैसेज आया था कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है तो उनका क्या होगा। तो उनके लिस्ट में नाम के आगे यहाँ लास्ट रिमार्क वाले में ऑलरेडी सिलेक्टेड लिखा होगा। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड जिनके में लिखा होगा तो समझ जाना है कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। ये ज़्यादातर डीएलएड वालों के में लिखा हो सकता है, ठीक है। अब कुछ साथियों का मैसेज आ रहा था कि चेक आप देख सकते हैं, जैसे नाम है ललित जोशी, इनके नाम में अगर कोई लता जोशी सॉरी, तो इनके नाम में अगर कोई दिक्कत है, तो अब नाम में दिक्कत है, इनके अभ्यर्थी के नाम में कोई दिक्कत है तो इनको प्रत्यावेदन लगाना जरूरी होगा, ठीक है। अगर पिताजी के नाम में कोई दिक्कत है तो इसके लिए आप मतलब थोड़ी सी अगर एन गणेश की जगह पे GANASH हो जाता है तो फिर इसमें कोई उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काउंसलिंग के टाइम पे भी एक्यूरेट हो की जा सकती है डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनसे ही आपकी इसकी पुष्टि हो पाएगी, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है इसमें करेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए प्रत्यावेदन की उतनी आवश्यकता नहीं है। फादर्स नेम में हाँ डेट ऑफ बर्थ अगर किसी के में मिस्टेक आ रही तो यहाँ पे आप प्रत्यावेदन जरूर करें, ठीक है। यानी डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की मिस्टेक आ रही है तो इस पर प्रत्यावेदन लगाया जा सकता है। तो नाम पे आपका हल्का फुल्का अगर थोड़ी सी मिस्टेक है, हल्की फुल्की यानी स्पेलिंग मिस्टेक में, तो हल्की सी मिस्टेक चल सकती है। लेकिन अगर पूरा का पूरा नाम ही चेंज है तो फिर यहाँ पे आपके फादर्स नेम में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पिता का नाम DIWAN है,
तो DEWAN भी कहीं पे दिया हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, उसमें सुधार हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको प्रत्यावेदन करना चाहिए। अब प्रत्यावेदन और किन लोगों को करना चाहिए, जिनके जैसे मार्क्स में अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आपको प्रत्यावेदन लगा लेना चाहिए, ठीक है। प्रत्यावेदन उनको लगाना है जिनके मार्क्स में कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स के लिए प्रत्यावेदन लगाना पड़ेगा। और जिस चीज़ के लिए प्रत्यावेदन लगा रहे हैं आप उसका विषय भी लिख लेना कि इस विषय पर हमें प्रत्यावेदन लगा रहा हूँ, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी होगी आपको, ठीक है। वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे लगाना है प्रत्यावेदन, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ओके लिखा है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको निश्चित हो जाना है, इनको प्रत्यावेदन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनके में रिमार्क लगा है, ये देखो एम्प्लॉयमेंट कार्ड नॉट अटैच्ड, तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपको लगाना होगा अगर नहीं लगा है तो, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, तो उनको मैं बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड नॉट अटैच्ड लिखा है तो उनको लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपके पास अगर आ गया तो आप लगा लीजिए। पहले नहीं बना था, अब बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप भेज दीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले आपका बना नहीं था, अब बन चुका है, तो ऐसा कोई रूल है तो है नहीं कि विज्ञप्ति डेट के बाद बने हुए डॉक्यूमेंट का, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन पे आपको छूट मिल जाएगी, इस पे कोर्ट का फैसला भी आ चुका है बीच में, तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अभी नियुक्ति नहीं हुई है, तो नियुक्ति के टाइम पे आप उस टाइम तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, तो लेकिन अभी प्रत्यावेदन के लिए ये कार्ड आपका अगर बन चुका है तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात रही जिनके में ब्लैंक है, तो ब्लैंक वालों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके में इसका मतलब ब्लैंक है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, उनके में कोई रिमार्क नहीं है, तो वो भी ओके में ही शामिल होते हैं, ठीक है। टैट DLED मार्कशीट नॉट अटैच्ड, तो इनको टैट की और DLED की मार्कशीट भेजनी होगी प्रत्यावेदन के साथ, ठीक है, संलग्नकों में, ठीक। चलिए DLED की बात कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल एम्प्लॉयमेंट नॉट अटैच्ड, तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड और डोमिसाइल यानी स्थायी निवास आपको भेजना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी का डोमिसाइल नहीं गया होगा, किसी का टैट का सर्टिफिकेट नहीं गया हो सकता, तो उन पे आपको प्रत्यावेदन लगाना आवश्यक है, ठीक है। तो जिनका ब्लैंक है, ब्लैंक छूटा हुआ है, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ब्लैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ब्लैंक आया हुआ है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ऐसी वीडियोज़ के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।